हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेंटेंसेस और सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अर्थात कौन कौन सी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है, अर्थात किसका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब क्या है? मिश्रित वाक्य का निर्माण। इसमें देखिएगा, इसमें दो चीजें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो चीजें होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है और शेष है। यानी जब हम साधारण वाक्यों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं। एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आश्रित। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। अर्थात हमें इसमें तीन चीजें पढ़नी पड़ती है। पहला है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं नाउन क्लॉज। तो समझ में आई बातें? हमें इसमें कितने चीजें पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें, है ना। यदि आपको बेस्ट या बेहतर पढ़ना है तो वीडियो को दौड़ाना नहीं है, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा यानी सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम सब कंसेप्ट को एक एक कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग करते हैं नाउन क्लॉज। हेडिंग हो गई नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके पांच तरीके से इसको समझते हैं। कितने तरीके से? पांच तरीके से। पहला तरीका है सब्जेक्ट टू वर्ब। जो सबऑर्डिनेट वाले क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज में किस तरीके से रखा जाएगा, था नाउन क्लॉज को हम पांच तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तरीका है सब्जेक्ट टू वर्ब, दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरा तरीका ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, तीसरा तरीका है कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, और पांचवा तरीका है केस इन अपोजिशन, है ना, टू नाउन। तो यहाँ पे पहला तरीका क्या है? सब्जेक्ट टू वर्ब। तो कुछ बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो आज आपको एकदम बिल्कुल डीपली पढ़ाना है और आपको भी एकदम बिल्कुल डीपली पढ़ना है। तो इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि वीडियो दौड़ा दौड़ा के मत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है द सन राइज इन द ईस्ट, फिर दूसरा दिया वाक्य दिस इज फैक्ट, है ना। लेकिन हम इसको करेंगे क्या? इसका रूल नाउन क्लॉज का, यानी इसके जो पांचों तरीके हैं उन पांचों तरीके का एक रूल है क्या, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल यह है कि हम नाउन क्लॉज का प्रयोग कब करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है ना कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कब करेंगे, है ना। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य यानी किसी एक वाक्य के स्टेटमेंट यानी फैक्ट को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे वाक्य में स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें। तो जिस वाक्य में किसी वाक्य को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, उसी वाक्य को हम नाउन क्लॉज बना देते हैं। उसी वाक्य को हम क्या करते हैं? नाउन क्लॉज, यानी उसी वाक्य में हमें नाउन क्लॉज का प्रयोग करना होता है, और नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए साधारण वाक्य को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चाहे स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें, नाउन क्लॉज का ये रूल है कि जो वाक्य किसी अन्य वाक्य को स्वीकार करे, उसके फैक्ट को क्या करता है, उस स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। तो जो स्वीकार करे तब भी, अस्वीकार करे तब भी, बनाना हमें उसी वाक्य को नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं। दिया क्वेश्चन द सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, पूरी तरह से नहीं आती है तो हमने आपको बार बार यही बताया कि टूटी फूटी आपको हिंदी आनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत हिंदी तो आना ही चाहिए। जैसे आपको पूरी तरह से हिंदी नहीं आती, द सन सूर्य, है ना, राज माने निकलता है, इन द ईस्ट माने पूर्व में, सूर्य निकलता पूर्व में। अगर आप इस तरीके से भी समझ लेते तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सूर्य पूर्व में निकलता है, दिस इज फैक्ट, माने यह सत्य है। क्या सत्य है? देखो यह स्वीकार करना है। जैसे आप मान लीजिए अपने आप आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, जैसे आप दो लोग बात करते हैं तो बोलते हैं हाँ ये ऐसी बात है, तो अगला व्यक्ति बोलता है हाँ हाँ ऐसा है, या फिर बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है ना, नहीं ये गलत बात है। तो चाहे वो स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, दिस इज अ फैक्ट, यह सत्य है। क्या सत्य है? यह सत्य। यह सत्य का मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है, ये वाली बात सत्य है। तो आप तरीके को चाहे याद रखो चाहे नहीं याद रखो, अगर थोड़ा बहुत हिंदी आती तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये पूरा वाक्य जा कहाँ रहा है,
सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि नाउन क्लॉज में कौन कौन से शब्द होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दैट, क्या होगा? दैट। ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वो चाहे व्हाई हो, चाहे व्हाट हो, चाहे हाउ हो, है ना, चाहे वेयर हो, यानी अपनी भाषा में समझ लीजिए कि दैट के अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे उन सभी शब्दों को नाउन क्लॉज के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको एक चीज और बता दे, पांचों तरीके में हर जगह दैट का ही प्रयोग होगा, सिर्फ एक ही जगह कहाँ? ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन वाले विधि में जब आप कभी बताएंगे तो वहीं सिर्फ वर्ड का प्रयोग होता है, अन्यथा हर जगह पांचों विधियों में दैट का ही प्रयोग होता है। तो इसका मतलब किस सूर्य पूर्व में निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट। क्या हुआ? दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, जिसकी बात को स्वीकार करेंगे उसी को नाउन क्लॉज बनाना है, और जो स्वीकार करे या अस्वीकार करे उसी वाक्य में ले जाके उसको रख देना। लेकिन कहाँ रखना है अभी आपको बताएं क्या कि ये देखिए सूर्यपुर में निकलता है, दिस इज फैक्ट या सत्य है, स्वीकार करा, सही बात है ना। तो ये देखिए दिस, या का मतलब यह सत्य। क्या सत्य है? कि सूर्यपुर में निकलता है, कि सूर्यपुर में निकलता है। इसको ले जाके कहाँ रखना है? दिस की जगह। किसकी जगह पे? दिस। तो इसको ले जाकर हम यहाँ पर रख दिए हैं, तो बचा क्या? इज फैक्ट, है ना। चलिए ये बात समझ में आई, तो चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? यू आर अ थीफ, तुम चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, यह सभी के द्वारा जाना जाता है, मतलब ये सभी, ये बातें सभी जानते हैं, यह बात सभी जानते हैं, यानी सभी के द्वारा जाना जाता है, अर्थात यह बात सभी जानते हैं क्या? कि तुम चोर हो। ऑटोमेटिक हिंदी बनाओगे, अपने आप निकल आएगा कि, है ना, दैट। क्या लग रहा? दैट, है ना। चलिए तो आपको एक तरीका बताते हैं, यदि आपको हिंदी भी नहीं आती है, आप रूल भी भूल जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समझते हो, टूटी फूटी हिंदी के सहारे से आप ये समझिए कि जो वाक्य स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा उसमें दिस दैट इट वो संकेत करता है, ले आओ रखो, ले आओ रखो यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा बहुत हिंदी के सहारे से समझेंगे कि हमें रखना कहाँ है। तो आप जैसे हिंदी बनाते यू आर तुम चोर हो, इट इज नॉन टू वाले सभी द्वारा जाता है, यह मतलब क्या? जैसे मान लो कि यह सभी द्वारा जाना जाता, तीसरे व्यक्ति कमेंट करते क्या? अरे की बात, है ना, कि तुम, है ना, अक्सर बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे होगा दैट। ठीक है, गाली गया था गलती से। तो क्या होगा? दैट यू आर अ थीफ, तुम की तुम चोर हो, और ये बात यानी ये वाली बातें, देखो संकेत कर रहा है ना अपने आप, ये देखो, है ना। तो आपको बता दें, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, अगर दिस मिले, दैट मिले, सब्जेक्ट की जगह पे इट मिले, तो ये मान लेना इस वाक्य में दैट लगाकर उसी की जगह पे रख देना है। बस कुछ भी नहीं आता तब भी आपका एक्सरसाइज सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे अब क्या बचा? इसको इसकी जगह पर रख दिया तो क्या हुआ? इज नोन टू ऑल। ठीक है, तो नाउन क्लॉज में हमने ये पहला तरीका सीखा कि सब्जेक्ट टू आ वर्ब, यानी कोई भी नाउन क्लॉज जिस वाक्य हम बनाएंगे उसको ले जाके कहाँ रखना है? जो वाक्य स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे उस वाक्य की कहा है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट टू आ वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू आ वर्ब का मतलब कि हम नाउन क्लॉज वाले वाक्य को, जो वाक्य स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसमें वर्ब की बात रखते हैं। किसके बाद? वर्ब की बात। तो हमने अभी आपको बताया, यदि आप इसको नहीं समझ भी पाते हैं ना, तभी आपको क्या करना है? दिस दैट इट, ये संकेत करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल दिया है, राम इज अ डल बॉय, है ना, राम इज अ डल बॉय। तो राम क्या है? एक सुस्त है, लड़का है, डल, है ना। तो यहाँ पे क्या है? राम इज अ डल बॉय है, और एवरी टीचर, प्रत्येक अध्यापक, नोज इट, प्रत्येक अध्यापक यह जानता है। क्या जानता है? प्रत्येक अध्यापक यह, है ना, ऐसे प्रत्येक अध्यापक इसे जानता है। इसे का मतलब कि राम इज अ डल बॉय। ये बात देखो, हमने क्या कहा? अगर आपको इसका तरीका नहीं पता है तो थोड़ा बहुत हिंदी सारे समझिए, आप बनाएंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि ये कहाँ जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि सब्जेक्ट जगह जिस अगर संकेत कर रहा है तो उसको डॉट लगा के सब्जेक्ट जगह पर रख दो,
अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर तो अपने आप वो तरीका बन जाएगा, ठीक है, वो तरीके अपने आप ही बन जाएगी। ऑब्जेक्ट टू वर्ब का मतलब यही होता है कि नाउन क्लॉज को हम क्या करेंगे, जो वाक्य स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है उसमें वर्ब के बाद उसको रख देते हैं। अच्छा, ये बात अगर आपको नहीं क्लियर हो पाती तो सिर्फ दिस दैट इट देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना है कि इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ, तो इसका मतलब लिखना कहाँ शुरू करेंगे, एवरी टीचर, ठीक है, तो हो जाएगा एवरी टीचर नोज, यहाँ पे इट की जगह क्या रखेंगे, हमने पहले सोच लिया कि राम, है ना, क्या लगाएंगे, दैट, कौन सा क्लास, यानी नाउन क्लास तो क्या लगेगा, दैट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट, है ना, दैट लगा के हमने पहले से बना लिया, सोच लिया था कि दैट राम इज अ डल बॉय हो जाएगा, है ना, और इसको ले जाके कहाँ रख दिया हमने, इट की जगह पे, कहाँ रख दिया है, इट की जगह पे, क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको और बता दे, कभी कभी ये इट या दिस या कुछ भी नहीं दिया रहेगा, यहाँ भ्रमित करने के लिए ये नहीं दिया रहेगा, या कभी कभी इसकी जगह सो भी प्रयोग करें, यानी प्रत्येक टीचर ऐसा जानता है ना, तो ये इस बात को भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सो आ जाए या फिर इट दिस दैट ना दिया भी हो, तो आप देखिए कि प्रत्येक टीचर जानता क्या जानता है, कुछ ना कुछ जानता है ना, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ ना कुछ भले ही लिखा ना हो, लेकिन वहां पर संकेत वो कर रहा होता है, इसलिए इसको ले जाकर ऑब्जेक्ट की ही जगह पर रखेंगे, इट दिस दैट दिया हो या फिर ना दिया हो। एक्सरसाइज आपको अगर मिले इस तरीके का, या फिर यहाँ पे कभी कभी शो करके दे देते, है ना, तो हिंदी आएगी प्रत्येक टीचर ऐसा जानता है, ऐसा मतलब कि, है ना, समझ में आई बात है। चलिए, तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये होता है कि हम नाउन क्लॉज वाले वाक्य को, है ना, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले वाक्य को हम क्या करेंगे, उठा करके किसके बाद रखेंगे, किसके बाद रखेंगे, उठा करके प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद। तो चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। आई टोल्ड यू समथिंग यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कुछ बताया, यू मस्ट रियली, देना, रिले ऑन, सॉरी रिले, रिले ऑन इट, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर, इस पर, है ना, इस पर का मतलब जो कुछ मैंने तुम्हें कल बता, तो देखो किसकी जगह जा रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, देखो वर्ब के बाद ना, लेकिन किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, तो वो संकेत कर रहा है। तो हमने आपको बार बार ये बताया कि अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तरीके नहीं समझ में आ रहे हैं, रूल नहीं समझ में आ रहा है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में, वो इस तरीके से भी समझ सकता है कि जो वाक्य स्वीकार कर रहा है या फिर अस्वीकार कर रहा है, लेकिन टूटी फूटी हिंदी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, है ना, तो जो स्वीकार करे या स्वीकार करे वो कहाँ, आप देखिए कि उसमें किस जगह पे संकेत हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की जगह पे संकेत हो रहा है, लेकिन किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, इसलिए ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के रूप में विधि दी रहती है आपकी किताब में, ठीक है, यदि नहीं जानते तो आज ये जान लीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, आई टोल्ड यू समथिंग यस्टरडे, मैंने तुम्हें कुछ बताया था, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए, इस पर कमला, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया। तो आपको एक चीज बता दे कि जब ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, अर्थात कोई नाउन क्लॉज को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन मिलेगा किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, तब आप दैट नहीं लगाएंगे, तब 100% क्या लगेगा, व्हाट, तब क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, तो इसका मतलब उस वाक्य को पहले लिखेंगे, ठीक है, यू मस्ट रिले ऑन, है ना, इट की जगह क्या लिखेंगे, व्हाट, चारों विधि में लगेगा, लेकिन ये एक ऐसी विधि है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, इसमें दैट का प्रयोग ना हो करके उसकी जगह क्या होगा, व्हाट का प्रयोग होगा, ठीक है, या फिर अपने तरीके समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जगह पे अगर कोई शब्द, ओ सॉरी, कोई वाक्य अर्थात नाउन क्लॉज जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट टू विधि ही वाला है उसी की जगह जाएगा, लेकिन याद रहे अगर कोई प्रीपोजिशन होगा तब हम वहां वहां पर दैट ना लगा के क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए दोनों को साथ में बताने की कोशिश की। तो व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे, अब आप सोच रहे हैं कि समथिंग कहा गया, कुछ है, यानी कि ऑब्जेक्ट व्हाट लग जाने से जिस वाक्य में व्हाट का प्रयोग होगा उस वाक्य से क्या हो जाएगा, उस वाक्य से ऑब्जेक्ट हट जाएगी, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, दैट हो, दिस हो, समथिंग, कुछ भी ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक, क्लियर। ये तीसरा तरीका रहा नाउन क्लॉज का। चलिए अगला चौथा तरीका पढ़ते, चौथा तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी हम नाउन क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखेंगे, लेकिन किसके बाद, वर्ब के बाद। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या दिया है, ही विल नॉट पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास नहीं होगा, इट इज द सर्टेन, यह निश्चित है ना,
यानी ये क्लियर है कि वह इस वर्ष पास नहीं होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यह निश्चित है, क्या निश्चित है कि वह इस वर्ष पास नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर से लगाकर जब हम दैट लिखेंगे, किसकी जगह जा रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह जा रहा, सब्जेक्ट की जगह पे, है ना। तो आपको बता दी बिल्कुल क्लियर है, वो सब्जेक्ट की ही जगह पे संकेत कर रहा है, इट दिस दैट जो भी होगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा से बैक जा करके देखिएगा कि सब्जेक्ट टू वर्ब वाले में जो वाक्य किसी वाक्य को स्वीकार करता था या अस्वीकार करता था, उसमें जो ये वर्ड होते थे उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं है। आप अपनी किताब को उठाइए, उसमें अगर एग्जाम्पल दिया हो या फिर क्वेश्चन दिया हो, उसमें आप देखिए यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया होगा आपकी किताब में, यहाँ पे दा नहीं लगा होगा। सब्जेक्ट टू वर्ब वाले में क्या होगा, यहाँ पे दा नहीं लगा। तो कंप्लीमेंट टू वर्ब और सब्जेक्ट टू वर्ब पे सिर्फ एक ही फर्क है शब्द का, क्या, दा का। यदि दा नहीं लगा है तो सब्जेक्ट टू वर्ब वाले विधि इसको उठा करके सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। यदि इस वर्ड से पहले यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, जो भी यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे शब्द होगा, यदि उससे पहले, यदि कोई एडजेक्टिव बनाना, यदि उससे पहले क्या होगा, दा लगा होगा। क्या लगा होगा, कोई भी। आप अगर नहीं समझ सकते कि यहाँ ये नाउन है, एडजेक्टिव क्या है, कुछ भी है ना, कुछ भी है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ इतना समझिए, कोई भी वर्ड यहाँ पे होगा बिल्कुल ही, और ये बिल्कुल सब्जेक्ट टू वर्ब वाले की तरह है। अगर ये एग्जाम्पल दिख रहा है तो आपको ये क्लियर कर लेना कि यदि दा लगा होगा तो कंप्लीमेंट टू वर्ब वाले भी करना। अब इसका तरीका क्या है, चलिए। तो इसको जो है, मतलब कहने का तात्पर्य कि ऐसी गलती मत करना कि आपको मिला तुरंत ये उठा कर रख दिया। थोड़ा देखिएगा, तो किताब खोलिए, उठाइए, या फिर अभी आपको जो बताए थोड़ा सा बैक करके देखिए कि उसमें यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं था, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं था, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। आप किताब में भी देख सकते हैं कि हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। यदि आपको हमारी बातों पर नहीं विश्वास है तो आप किताब उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट टू वर्ब कंप्लीट टू, सब्जेक्ट टू वर्ब कंप्लीमेंट टू वर्ब, दोनों के एग्जाम्पल लगेगा कि यार सेम वैसे ना क्या रखा है, इसको दैट लगाओ, लगा के यहाँ पे इट दिस दैट जो भी होगा वहां पे रख दीजिए। लेकिन याद रखना, यदि दा नहीं लगा है तब इसको उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। यदि यहाँ पे दा लगा है तब याद रखना, इसको हम थोड़ा से पलट के चेक कर दे, ऐसे पलटेंगे तो थोड़ा साइड में देखिए, आपको बता देते, इसको जब पलटेंगे तो ये मान लीजिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि ये दा, है ना, द सर्टेन इज इट बन गया, द सर्टेन इट, सॉरी, द सर्टेन इज इट बन गया। तो कंप्लीमेंट में आपको क्या करना है, जो वाक्य स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यदि वो आपको लग रहा है कि वो सब्जेक्ट हुआ वर्ब वाले ही एग्जाम्पल से मिलता जुलता, तो याद रखना दा लगा होगा तो इसको पलटेंगे। इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। अब देखो पलट दिया तो अब बोलो क्या है, निश्चित है। थोड़ा सा अपनी भाषा में समझो कि निश्चित यह है, क्या है कि वह इस वर्ष पास नहीं होगा। तो अब देखिए वो विधि आपके लिए अब लाभदायक होगी, कौन सी, कि अगर एक दिस दैट संकेत जहाँ कर रहा वहीं पे उठा के ले जाके रख देते, तो रख दोगे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सर्टेन इज, और यहाँ हमने पहले से दैट सोच लिया था, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमको कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब वाला और सब्जेक्ट टू वर्ब वाले दोनों के क्वेश्चन एक ही जैसे मिलेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि इसमें दा लगा होगा, और सब्जेक्ट टू वर्ब वाले से रिलेटिव यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें दा नहीं लगा होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए दूसरा क्या है, यानी पांचवा तरीका, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो आपको एक जगह हमने पढ़ाया था साइड बाय साइड, केस इन अपोजिशन, याद करिए। एक जगह हमने आपको पढ़ाया था नाउन या फ्रेज केस इन अपोजिशन, है ना, इन अपोजिशन, सिंपल सेंटेंस में, यानी बगल में लिखने वाला। कौन सा, बगल में लिखने वाला जो बताया गया था, अगल बगल लिखना, यानी साइड बाय साइड, सेम वैसे ही है। तो चलिए यहाँ क्या दिया है, सी वाज शूटेड और द न्यूज वाज फॉल्स, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सी वाज शॉट डेड, यानी वह मारी गई, और द न्यूज वाज फॉल्स, खबर क्या थी, असत्य थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर खबर असत्य थी, तो ये स्वीकार कर रहा है, ये क्या है, स्वीकार कर रहा है या फिर अस्वीकार कर रहा है। तो जो वाक्य स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल क्लास है, और जिसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे वो मान लीजिए सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कि हमने दैट पहले लगा लिया, कि है ना, दैट सी वाज शूटेड बना लिया, कि वह मारी गई, है ना। और इसको ले जाके कहाँ रखना है, जो वाक्य स्वीकार करे या स्वीकार करे उस वाक्य के नाउन के बगल में रखना है। केस इन अ पोजीशन को बगल में, किसके बगल में, नाउन के बगल में। अब इसका मतलब नहीं कि इसके बाद है तो इसके बाद, है ना। इसका मतलब यही होता है कि केस इन अ पोजीशन टू अ नाउन, तो मतलब है कि हम केस इन अ पोजीशन में सबऑर्डिनेट क्लास वाले अर्थात नाउन क्लास वाले वाक्य को किसके बाद रखेंगे, जो वाक्य स्वीकार करे या स्वीकार करे उस वाक्य के नाउन के बगल में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूज, है ना, खबर है। खबर क्या थी, गलत थी। अगर बोल दो, मान लो आप डायरेक्टली, जैसे मान लो आप आकर किसी के सामने कहने लगे खबर गलत थी, तो अगला व्यक्ति पूछने क्या था कि खबर कैसी खबर, है ना, तब बोलोगे कि अरे वो हमारी ये वाली बात गलत, समझ में आई बातें, तो वो ऑटोमेटिक वो संकेत कर रहा। यहाँ पे और एक चीज इसका आपको बता दे, इसका तरीका आपको बताया गया था कि जब हम केस इन अपोजिशन में रखते हैं जिस शब्द को, जिस नाउन को, यानी जिस नाउन को, जिस फ्रेज को, है ना, तो यहाँ पर तो नाउन क्लास है, तो अगर हम जिस भी नाउन या फ्रेज को वहां पर बताए थे रखते थे, तो उसको दो अल्प विरामों के बीच में रखते, वही रूल यहाँ भी अपनाइए, ठीक है, वही रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है, दो अल्प विरामों के बीच रखा जाएगा, ठीक है। ये देखो, दैट सी वाज शूट डेड हमने बना लिया दो अल्प विरामों के बीच में, इसको कहाँ रखेगा, नाउन के बगल में, ठीक है, और बाकी उसके बाद जो भी शब्द होंगे वर्ब सहित लिख देंगे। इसका मतलब क्या, खबर, कैसी खबर, कि वह मारी गई वाली खबर असत्य थी, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्यों, क्योंकि आपको नाउन क्लास में जो पांचों तरीके पढ़ाए गए, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, है ना, और ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है, और कंप्लीमेंट टू वर्ब और केस इन पोजीशन, जो पांचों तरीके पढ़ाए गए उसमें आपने देखा होगा कि दैट और व्हाट सिर्फ दो शब्दों का ही प्रयोग होता है, उन सब ही शब्दों का प्रयोग, यानी व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है ना, आदि जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उनका प्रयोग फिर कहाँ होता है, तो ये चीज जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से, है ना, इन उदाहरणों के माध्यम से ये समझना है कि अभी जो हमने पांच तरीके पढ़े उसमें दैट और व्हाट ही लगा, तो ये सारे शब्द जो है नाउन क्लास की क्वेश्चन वर्ड वाले वो कहाँ लगेंगे, ठीक है, कैसे लगेंगे। चलिए कुछ करना नहीं, एकदम आसान, एकदम सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, ही डज नॉट नो, वहां नहीं जानता, वहां नहीं जानता, हु इज सी, वह कौन है। तो देखिए वह कौन है, ये वाली बात यहाँ नहीं जानता ना, इसका मतलब अस्वीकार किया जा रहा है, तो इस बात को कौन अस्वीकार कराइए, तो किसको अस्वीकार कराइए, इसको मतलब इसको नाउन क्लास बनाना है, ठीक है। चलिए तो ये वाले वाक को पहले लिख लेते हैं, कौन सा, जो प्रिंसिपल क्लास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास वाले वाक को हमने लिख लिया, और अब जिस वाक को स्वीकार या अस्वीकार कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि ऑलरेडी उसमें यदि आपको ये क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नरेशन वाले रूल से हम नकल करते हैं, नरेशन वाले रूल से क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो नरेशन में आपको हमने पढ़ाया था कौन सा, यस या नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ाया था, तो उसमें यही बताया गया था कि जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है का वाक्य होगा उसमें कनेक्टिव के रूप में उसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के रूप में दिया रहता है ना, और उसका प्रयोग करने के बाद अब देखिए किसकी तरह बन गया, बिल्कुल है यस एंड नो टाइप की तरह। तो उसमें हमने यही बताया था आपको कि इज यानी जो भी हो यहाँ पे वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसको उठाकर सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद रख दिया, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है, नकल सिर्फ वहां से हम इतना ही करेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड है ना, वो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में यही बताया गया, जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव के रूप में रखते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होते हैं उसको असर्टिव में
बदल देते। सिर्फ इतने वहां से फॉलो करना, बाकी और कुछ भी नहीं फॉलो करना, नहीं तो पता लगे कि हम प्रोनाउन चेंज कर दें, है ना, या फिर वर्ब को चेंज कर दे, इसका एज हमारा तो आज वर्ग, यदि आप ऐसा करते तो वो गलत है। सिर्फ हमें वहां से दो चीज ही नकल करना है कि कनेक्टिव के रूप में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेना है और जो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य उसको साधारण बना देना है, बस। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से देखो, ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अब इसमें देखिए, आप कुछ करना नहीं, बस दिख रहा है, लिखा हुआ है, बस बनाना। जोड़ने का तरीका हमने आपको बताया कि नरेशन से थोड़ा सा नकल करना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल दिया कि वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है, और डू यू नो, क्या आप जानते, माने क्या आप जानते हैं, है ना। तो आप गौर से देखिए, इस बात को स्वीकार करने के लिए क्या आप जानते हैं, स्वीकार करो, या फिर नहीं जानते तो अस्वीकार या स्वीकार करता है। हमने क्या बताया कि जिस वाक्य को स्वीकार किया जाए या स्वीकार, जो स्वीकार करता है स्वीकार करता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज वाला ही वाक्य होता है ना। तो इसका मतलब इसको हम लिख लेंगे, इसमें कुछ बना बिगाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसको स्वीकार या अस्वीकार करे वो उसी को हमें नाउन क्लॉज बनाना है। तो आप भी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेयर हैज ही गॉन, ये भी देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन का। तो आपको करना क्या, नरेशन से दो बातें नकल करना कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको कनेक्टिव के रूप में लिख लेंगे, अर्थात नाउन क्लॉज के रूप में उसको लिख लेते हैं। और उसके बाद जो यस या नो टाइप की तरह इसे देख लीजिए, थोड़ा से ऐसे हाथ रख करके, है ना, थोड़ा समझिएगा, हैज ही गॉन ऐसा लग रहा है यस या नो टाइप की तरह दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे तो हो गया ही हैज गॉन, क्लियर। तो क्या समझा आपने, सिर्फ हमें नरेशन से दो ही बातें नकल करना है, क्वेश्चन वर्ड होगा तो कनेक्टिव के रूप में, अर्थात यहाँ पे नाउन क्लॉज के रूप में हो जाएगा, और जो इंट्रोगेटिव के रूप में वाक्य दिया होगा उसको असर्टिव में बदल देंगे, लेकिन बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नहीं तो टेंस बदल दो। अब रही बात यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएं, तो आपको एक बात क्लियर करा देते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज का, है ना, जो प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य होता हो, चाहे अफर्मेटिव में हो, निगेटिव अर्थात असर्टिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, यानी जिसमें भी रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो आपको क्लियर ये करना है कि हमें चिन्ह किस चीज के यहाँ लगाए। तो कुछ लोग क्या करते, पुलिस स्टार लगाते हैं, गड़बड़, ठीक है। तो हम चिन्ह किसका लगाएंगे, आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जो वाक्य स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है उसी वाक्य का चिन्ह लगाते। जैसे यहाँ पे देखिए पुलिस स्टाफ, तो पुलिस स्टाफ है ना, यहाँ पे देखिए तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, ही मे बी इनोसेंट, आई डो नॉट नो, है ना, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यानी ये अस्वीकार कर रहा है क्या कि वह निर्दोष हो सकता है, इस बात को वो अस्वीकार कर रहा है, मतलब मना कर रहा है, भाई हमका नहीं पता, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि लफड़े में कौन पड़े। चलिए, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करना है कि ये जो स्वीकार या स्वीकार करता हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, सीधी सी बात है, हमको इसको लिखना है। सबसे पहले आई डू नॉट नो। अब यहाँ पर देखिए हमें लगाना क्या, जोड़ना क्या है ना, यानी नाउन क्लॉज कनेक्टिव के रूप में, अर्थात नाउन क्लॉज के रूप में हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना, तो आपको बता दे, यदि जिस वाक्य को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यानी जिसको नाउन क्लॉज बनाना होता है, यदि उसमें मे बी आ जाए, क्या आ जाए, मे बी आ जाए, तब यहाँ पर हम कनेक्टिव के रूप में अर्थात नाउन क्लॉज के रूप में इफ या फिर वेदर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद तब वाक्य को लिखते, लेकिन याद रहे कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हुए मे बी को टेंस के अनुसार इज एम आर और या फिर वाज वर्ब में बदल देते हैं। इज एम आर क्यों बोला, क्योंकि भाई सब्जेक्ट है, इसे इट होगा, है ना, एक वचन होगा, इज होगा, ये बातें आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेंस के अनुसार, कौन से टेंस के, ये, है ना, जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसके टेंस के अनुसार यहाँ पर हम इजेमार या फिर वाजवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये पास्ट में होता तो वाजवर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, इज है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज है। तो मे बी की जगह क्या लिखा गया, इज लिखा गया, क्या लिखा गया, इज लिखा गया, ठीक है। बाकी और जो भी वर्ड होंगे, जो भी शब्द होंगे उसको हम उसी तरह लिख लेंगे, इनोसेंट, क्लियर। इस तरीके से आपने आज नाउन क्लॉज को बेहतर पढ़ा। यदि आपको हमारी पढ़ाई से कोई समस्या हो, यदि कोई क्वेश्चन आपको न समझ में आया हो, यदि आपको कहीं कहीं शंका हो, है ना, तो आप क्वेश्चन
कमेंट कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यदि आपको हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। अगले दिन अगले टॉपिक पे मिलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास का दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना।